this video. Welcome to 99 coaching classes. This is वैभव और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक, इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम लोगों ने बेसिक्स टर्मिनोलॉजी पे बात की और कुछ फैक्ट्स पे बात किए. ठीक है, मतलब वो एक बेसिक कंसेप्ट था केमिस्ट्री का जो ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोग को आगे के चैप्टर्स में. ठीक, इस चैप्टर में जैसा कि मैंने नाम लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इस चैप्टर के नाम से ही बहुत एकदम क्लियर है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, पूरा एटम की केस हिस्ट्री पढ़नी है. ठीक है, मतलब एटम किन चीज़ों से मिलके बना है जिनका जिक्र पिछले चैप्टर में ऑलरेडी आ चुका है. मैं लेक्चर को वहीं से शुरू करूंगा इस लेक्चर को. प्रीवियस मतलब जो हम लोग के वीडियोस थे, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे फर्स्ट चैप्टर के, वहां से एक टॉपिक उठाएंगे, वहां से जो जिक्र आया था एटम के बारे में, वहां से हम लोग जिक्र उठाते हुए इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है पूरी एक कहानी की तरह है, कहानी की तरह एज इन स्टोरी की तरह है. स्टोरी के माध्यम से मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज पाए जा रही हैं एटम के, पर्टिकुलर एटम के अंदर. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स जहां हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहले सुनिएगा. ठीक है, पहले अभी जैसे जो स्टार्टिंग लेक्चर जैसे पहला लेक्चर है इस वीडियो का, तो इसमें बस पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग जान जाएंगे तो फिर चैप्टर्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, मतलब कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने लगेंगे. ठीक है, तो जो पिछले चैप्टर में आई मीन हम लोगों ने जो पढ़ा था एटम के बारे में, पहली बात तो हम लोग पढ़े थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जहां से हम लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन जो कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि किसी भी सब्सटेंस या स्पीसीज का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, जो इंडिविजिबल होता है, इंडिस्ट्रक्टिबल होता है. ठीक है, एटम की बात उन्होंने कर दी. किसने? जॉन डाल्टन ने, करीब 1800 के आसपास. ठीक है, 1800 के आसपास जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में जिक्र कर दिया कि किसी भी स्पीसीज, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है, वो क्या है, एटम है. ठीक, एटम की बात उन्होंने ला दी. ठीक, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई एटम्स की जो हम लोगों ने पोस्टुलेट्स में डाल्टन के पढ़ा था उस दिन. ठीक है, कुछ लिमिटेशंस निकल के आए जिसको एक्सप्लेन किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने. पहले तो डाल्टन ने बोला क्या था कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं. ठीक, सेम एलिमेंट्स के एटम्स सेम प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं. लेकिन हम लोगों ने देखा एक टर्म आया था आइसोटोप्स. ठीक, आइसोटोप्स इज व्हाट, the species or the element or the atoms having the same atomic number but different atomic mass. उसमें हम लोगों ने देखा कि भले ही एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एक ही एलिमेंट के, एक ही एटम के दोनों अलग अलग फॉर्म में पाए जाने वाले स्पीसीज हैं, लेकिन उन दोनों का एटॉमिक मास तो डिफर कर रहा है. ठीक है, तो डाल्टन के अकॉर्डिंग तो सेम होना चाहिए था, लेकिन वो डिफर हो गया, जो लिमिटेशंस में आया और उसको एक्सप्लेन किया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. ठीक, दूसरी बात उन्होंने और भी कही कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं. यहाँ पे कंसेप्ट है आइसोबार्स का. आइसोबार्स में हम लोगों ने देखा कि क्लोरीन एमसिन, एर्गन और कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18 एर्गन का और एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का. हम लोगों ने उसमें देखा कि एटॉमिक नंबर तो भले ही अलग थे 18 और 20, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का सेम था 40. तो ये भी था कि डिफरेंट एटम्स जो है वो सेम प्रॉपर्टीज भी रख सकते हैं. तो कहीं कहीं क्या हुई, लिमिटेशंस आना शुरू हुई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो भी उन्होंने बताया एटम के बारे में, जो भी हम लोग को जानकारी दी, तो उससे कुछ लिमिटेशंस आई जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने सही किया. ठीक, जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को हम लोग अभी तक मानते आ रहे हैं मॉडर्न एरा में, आज के सोफिस्टिकेटेड एरा में. ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी. डाल्टन ने कुछ कमी खामियां तो थी, लेकिन 1800 में, अभी तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि एटम की खोज हो गई थी, हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उस जमाने में 1800 के जमाने में जात पात, रिलीजन वगैरह इन सब से हट के किसी ने कुछ सोचा था साइंस के बारे में, एटम के बारे में, तो जॉन डाल्टन को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज का. ठीक है, तो बहुत वो बड़े साइंटिस्ट भी थे, तो उनको क्रेडिट देना अच्छी बात है. तो उन्होंने एटम की बात की. ठीक, एटम से फिर पूरी पोस्टुलेट उन्होंने दी जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं. कहीं कहीं वो फेल हुआ, कहीं कहीं उसके लिमिटेशंस आए, कहीं कहीं उसके ड्रॉबैक आए, और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन की.
ठीक, तो यहाँ से कंसेप्ट शुरू हुआ किसका, एटम का। क्यों इतनी हम कहानी वापस हम फ्लैशबैक में क्यों गए, क्योंकि हम लोग को इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करनी है। ठीक है, तो जब डाल्टन ने बोला कि किसी भी स्पीसीज सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है वो क्या है, एटम, लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने उसको फेल किया और कहा कि एटम के अंदर भी कुछ और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम्स के अंदर भी, मेरी बातों को सुनिएगा, इसको नोट करिएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे तो आप लोग को, आप ही लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि आप लोग सिलेक्टेड चीज कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। बुक में क्या है कि बहुत कुछ दिया रहता है। बुक अगर आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो ऐसा नहीं है, बुक पढ़ना अच्छी बात है, आप लोग को बुक इज अ ओशियन ऑफ नॉलेज। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, अलग अलग तरह से अलग अलग एरिया से आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। लेकिन नोट्स बनाना क्या होता है कि सिलेक्टेड चीज कम टाइम में आप लोग पढ़ सकते हैं, रिवाइज करने के लिए आप लोग नोट्स का यूज कर सकते हैं। तो नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात को। तो यहाँ से जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि जो एटम है, मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल एटम है, उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, क्योंकि एटम के अंदर पार्टिकल है तो सब एटॉमिक वर्ड हम यूज कर रहे हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल कुछ पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका नाम था, जिसका जिक्र मैंने किया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये डिस्कवर होने में समय लगा, अभी तो एटम की बात हुई थी, ठीक है। तो ये सब टॉपिक थे, मतलब ये एटम के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होने वाले पार्टिकल थे, ठीक। और कहीं ना कहीं ये देखा गया कि हर एटम में, हर एलिमेंट के एटम में ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, तो उनको फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा गया, ठीक है। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये तो था प्रीवियस लेक्चर वाला, जो भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एटम के बारे में पढ़ा, वो सब बातें हो रही थी। अब इस चैप्टर पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। सुनिए, तो सबसे पहले जब 1800 में या 1800 के कुछ समय पहले कर ले हम लोग अप्रॉक्स, ठीक है, तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने या जिस किसी व्यक्ति ने ये बताया कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसको उन्होंने बोला पदार्थ। अब वो साइंटिस्ट थे या जो भी थे, उनका नाम था क्या, महर्षि कन्नड़। आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसी भी एनसीईआरटी में चाहे साइड बुक में आपको उनका नाम मिल जाएगा। महर्षि कन्नड़ थे, जिन्होंने ये बोला क्या कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी स्पीसीज का सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, और उसको उन्होंने नाम दिया क्या, पदार्थ नाम दिया। एटम अभी वर्ड नहीं आया था, ठीक है, पदार्थ। इसको किसी भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल को उन्होंने बोला क्या, वो होता है पदार्थ, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, इन्होंने ये भी बोला। फिर आगे चल के जो इस स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम इन्होंने पदार्थ दिया, उसी को डेमोक्रिटस ने, डेमोक्रिटस का नाम भी आप लोग सुने होंगे, डेमोक्रिटस का नाम भी आप लोगों को मिल जाएगा कहीं भी एनसीईआरटी में चाहे साइड बॉक्स में। तो डेमोक्रिटस ने इस स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जिसका नाम उन्होंने पदार्थ रखा था, उसको इन्होंने नाम दे दिया एटम। तो एटम नाम किसने प्रपोज किया था, डेमोक्रिटस ने। उसके बाद डाल्टन की थ्योरी आई थी एटॉमिक के ऊपर, जो एटॉमिक थ्योरी थी, जो पोस्टुलेट्स थे, वो उसके बाद आई। पहले तो नाम दिया गया, नाम किसने दिया, डेमोक्रिटस ने। पहचाना इसे सबसे पहले किसने, महर्षि कन्नड़ ने। उन्होंने पदार्थ बोला था इस चीज को, लेकिन डेमोक्रिटस ने इसे एटम बोला, ठीक। उसके बाद एटम, डाल्टन की थ्योरी आई, और डाल्टन की थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे, जिसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक। अब देखिए, तो अब बात 1800 तक पहुंच गई थी। अब बात करते हैं 1830s के आसपास, 1830s के आसपास हम लोग आ गए, ठीक है। 1830s में क्या हुआ कि अब एटम की खोज हो चुकी थी, एटम की खोज हो चुकी थी, और अब एटम के ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, ठीक। एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। हर साइंटिस्ट अपने अपने फील्ड में एटम के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि कहीं से कुछ नया निकल के आ जाए, कुछ नया मिल जाए हम लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे। उनमें से एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। कौन थे, जे थॉमसन। पहले हम हेडिंग डाल लें, हम पढ़ रहे हैं, पहले हेडिंग डालना जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक। ये चैप्टर का नाम है एज पर द एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट्स उस समय चल रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स सब कोई कर रहा था जैसा हम बताएं। उसमें से एक साइंटिस्ट थे, कौन, जे थॉमसन। जे थॉमसन कौन थे, जे थॉमसन, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, बहुत पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, सुनिए पहले,
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। थॉमसन कौन थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन क्या बताया है हम, एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं, वो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। अब देखिए कैसे किया, मतलब कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके पता किया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल या एज अ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। तो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया और ऐसा सेटअप बनाया, ठीक है, सेटअप ऐसा बनाया कि इन्होंने देखा, ठीक है, सेटअप ऐसा बनाया कि इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया ग्लास प्लेट का, ठीक है, या जिस भी मटेरियल का इन्होंने लिया, ग्लास प्लेट लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब सिलिंड्रिकल शेप का, उसके अंदर इन्होंने कैथोड एनोड फिक्स किए, हाई वोल्टेज पे बैटरी सेटअप की, ठीक है, ठीक, और क्या किया, और एक इजैक्युएटेड पंप था, वैक्यूम पंप था, जिसमें से इन्होंने प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो उसको खोला छोड़ा हुआ था, मतलब जो भी अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरी हुई थी, उन्होंने गैस भरा था, जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भरा था, अभी हम लोग देखेंगे मॉडल उसका, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने गैस फिल किया हुआ था, गैस फिल किया हुआ था, और उसी गैस के प्रेशर को कम या बढ़ाने के लिए उन्होंने एक इजैक्युएटेड वैक्यूम पंप लगाया हुआ था उस डिस्चार्ज ट्यूब में, ताकि हम लोग बढ़ा या घटा सके किसको, पंप का प्रेशर को उसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया, उसमें कैथोड लगाया, एनोड लगाया, उससे बैटरी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज की बैटरी से, और इजैक्युएटेड पंप था। और चलिए डायग्राम से समझते हैं, समझ में आएगा, ठीक है, डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। तो जे थॉमसन थे, मेरी बातों को सुनिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, देखिए पहले तो डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने लिया, ऐसा कुछ रफ डायग्राम बना रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, देखिए समझने वाली चीज, ठीक है। देखिए तो इन्होंने ऐसा कुछ सिलिंड्रिकल शेप का लिया, ठीक है, इसको बोला उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे इन्होंने लगा दिया एक छोटा सा इजैक्युएटेड पंप लगा दिया, यहाँ पे वैक्यूम पंप है, मतलब यहाँ से हम लोग प्रेशर क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं एज पर आवर नीड, जैसा उन्होंने किया था, ठीक है। ये उनका सेटअप था, देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। यहाँ पे इन्होंने लगाया था एक प्लेट इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे भी लगाया था एक इलेक्ट्रोड, समझिएगा, ठीक। इसको कनेक्ट किया था एक हाई वोल्टेज बैटरी से, और इस बैटरी की क्षमता थी ऑलमोस्ट 1000 से 10,000 वोल्ट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 10,000 वोल्ट इसकी क्षमता बैटरी की, ठीक। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, थोड़ा दूर लिख दे, दिखेगा नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ये था कैथोड, क्योंकि नेगेटिव से ज्वाइंट है तो ये कैथोड, ठीक। और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्लेट एज पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हम लोग उसकी बात क्लास 12 में होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। यहाँ पे समझिए नेगेटिव से अटैच्ड है, तो ये नेगेटिव प्लेट है, मतलब कैथोड है। ये पॉजिटिव प्लेट है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, क्योंकि ये तभी क्या है, एनोड, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कैथोड, ये क्या है, कैथोड है, ये क्या है, कैथोड है, और ये क्या है, एनोड है, ठीक है। ऐसा कुछ उनका सेटअप था। ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर इन्होंने प्रेशर मेंटेन किया अप्रोक्स 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर 4 mm ऑफ Hg प्रेशर, mm ऑफ Hg प्रेशर, ठीक है। इतना प्रेशर इन्होंने अप्लाई किया, और इसके अंदर गैस फिल कर दी, इसके अंदर एक गैस फिल कर दी इतने प्रेशर पे, ठीक। वोल्टेज आप लोग देखिए, सेटअप पहले समझ लीजिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब है सिलिंड्रिकल शेप का, इसके अंदर इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है। कैथोड किससे कनेक्ट था, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एनोड किससे कनेक्ट था, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और बैटरी की पावर कितनी थी, अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट, बहुत हाई वोल्टेज पे, ठीक। और यहाँ पे इजैक्युएटेड पंप इन्होंने लगाया था, जिसका नाम था वैक्यूम पंप, और प्रेशर घटाने बढ़ाने के लिए, और इस डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने गैस फिल कर दी, ठीक। अब देखिए गैस फिल कर दिए इन्होंने, अब देखा जैसे ही ये वोल्टेज शुरू हुआ, मतलब ये एक्सपेरिमेंट जैसे ही सेटअप हुआ और काम करना शुरू किया, ठीक। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि कुछ गैस पार्टिकल जैसे लो प्रेशर पे, तो अगर मान लीजिए लो प्रेशर है, मतलब ये बहुत, अब 10 टू द पावर 3 की बात करें तो क्या हुआ इसका मतलब, वो 0.003
0.001 ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है, क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू इन द सेंस कि जीरो के आसपास है, और जीरो जब होता है प्रेशर तो मतलब वैक्यूम हो जाता है, पूरी तरह से हम जानते हैं वैक्यूम हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो वैक्यूम हो जाता है। तो अप्रोक्स वैक्यूम के पास वाली स्थिति थी, वैक्यूम के पास वाला सिचुएशन था, ठीक है। तो जैसे ये सेटअप चालू हुआ, जैसे ये एक्सपेरिमेंट काम करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने देखा क्या कि कैथोड और एनोड के बीच में कुछ जो गैस पार्टिकल्स है वो क्या किए, अब हाई वोल्टेज था तो उस गैस पार्टिकल, जैसे मान लीजिए सब गैस पार्टिकल्स है बीच में गैस पार्टिकल्स है, इनमें से क्या हुआ, अब गैस पार्टिकल्स इतना हाई वोल्टेज पे है तो इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन इन द सेंस समझिए कुछ पॉजिटिव, जैसे गैसियस एटम है तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव टर्म से मिलकर बना, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इसके अंदर कुछ है लेकिन अभी हम लोग डिस्कवर नहीं किए थे उस चीज को, ठीक है। एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लेकिन वो डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इसमें से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकला, ठीक है। अभी उसका नाम नहीं पता था कि वो इलेक्ट्रॉन है, अभी कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाहर निकला और वो किसकी तरफ भागने लगा, क्योंकि ये कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, एनोड है ये, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकला, अभी ध्यान दीजिएगा उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा नहीं गया था, अभी डिस्कवर नहीं हो रहा था, अभी डिस्कवर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसमें से निकला और किस तरफ भागा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागा, क्योंकि उसका नेचर था नेगेटिव चार्ज, तो किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ऐसे 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 कुछ रेस हर पार्टिकल्स में से भागने लगे, किस तरफ, एनोड की तरफ, वेयर फ्रॉम, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ पार्टिकल्स निकल के रेस के फॉर्म में भागने लगे, ठीक। इसको इन्होंने नाम दिया क्या, कैथोड रेस, क्योंकि ये रेस जो थी वो कैथोड प्लेट से निकल रही थी और जा कहां रही थी, एनोड की तरफ, तो इसको इन्होंने नाम दिया क्या, कैथोड रेस, ठीक है, ठीक, कैथोड रेस। और ये कैसी रेस थी, इनविजिबल रेस थी, और इन्होंने क्या किया, सुनिए, ये इनविजिबल रेस थी और बहुत हाई स्पीड पे, बहुत ही हाई स्पीड पे गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बहुत तेज जा रही थी, ठीक है। और इन्होंने कैसे देखा, इनविजिबल थी, जैसे मैंने बोला ये इनविजिबल रेस थी, तो उन्होंने देखा कैसे इस चीज को, ठीक है। उन्होंने एनोड के पीछे उन्होंने एक लगाया था स्क्रीन लगाया था, क्या लगाया था, स्क्रीन, ये समझिए ना, जो मैं बोर्ड बना रहा हूं वो स्क्रीन, ठीक है, ये क्या है, स्क्रीन, कैसा स्क्रीन था ये, फ्लोरोसेंस स्क्रीन था, फ्लोरोसेंट क्या होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये जो है वो स्क्रीन है, कैसा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जैसे जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है। फ्लोरोसेंट मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिन पे अगर कोई रेडिएशन पड़ती है, ठीक है, तो वो चमकने लगता है, ठीक। फ्लोरोसेंट का मतलब समझिए, अगर कोई रेडिएशन इस पे पड़ रही है इस स्क्रीन पे तो वो चमकने लगेगा, ठीक। क्योंकि ये जो कैथोड रेस थे वो कैसे थे, इनविजिबल थे, दिख तो रहे नहीं थे, लेकिन उनको ऑब्जर्व हुआ कि कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उन्होंने कैसे देखा, ये जो स्क्रीन था एनोड के पीछे, ठीक है, इस पे जब ये रेस जाके टकरा रही थी, अब टकराएंगे कैसे, ये जो एनोड है ये तो रुकावट पैदा करेगा ना, देखिए ये जाके इसके चिपकेंगी और इसके आसपास लगा हुआ स्क्रीन, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जगह पे इस एनोड पे छेद किया, मतलब इस तरह के एनोड को बोलते हैं क्या, परफोरेटेड एनोड, क्या बोलते हैं, परफोरेटेड, यहाँ नीचे लिख रहा है ब्रैकेट में, परफोरेटेड मतलब प्लेन एकदम सॉलिड ना हो, बीच बीच में कटा हुआ हो, मतलब टाइनी उसमें होल्स हो, ताकि जो रेज आ रही है उसमें से क्रॉस हो जाए, क्रॉस होगी तभी ना उस स्क्रीन पे जाएंगे, तभी ना वो चमकेगा, तभी ना हम लोग मतलब वो जो उस समय एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये रेज इसमें से जो रेज आ रही है कैथोड रेज, ये इसमें से निकल के स्क्रीन की तरफ बढ़ी, कहां, फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरफ, और वो स्क्रीन चमका, ठीक। जब वो स्क्रीन चमका, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, तब थॉमसन को लगा कि कुछ रेज निकल रही हैं जो कि इस डायरेक्शन में है, तभी यहां चमक रहा है, ठीक है, ठीक। इन्होंने क्या किया, इधर भी स्क्रीन लगाया था, लेकिन इस स्क्रीन पे कभी चमका नहीं, इस स्क्रीन पे नहीं चमका, तो इन्होंने क्या देखा कि कैथोड रेज बस निकल रही है, मतलब कोई रेज है जो इधर से इधर बढ़ रही है, डायरेक्शन तो समझ में आ गया, इधर से इधर कुछ नहीं बढ़ी, नहीं तो ये भी चमकता, ठीक है, ये भी चमकता। हुआ क्या, कैथोड रेस की तरफ से, मतलब कैथोड प्लेट की तरफ से कुछ रेस निकल रही है और इस तरफ बढ़ रही है एनोड की तरफ, और यहाँ पे जो परफोरेटेड इसका स्ट्रक्चर था एनोड का, उसमें से गुजर के इस स्क्रीन पे टकराते ही वो स्क्रीन क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है। इससे पता चला कि कुछ रेज हैं जो निकल रही हैं, और किस तरफ से किस तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, इसलिए इस रेस का नाम पड़ा कैथोड रेस।
ठीक है। इस रेस का नाम पड़ा क्या? कैथोड रेस, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना स्ट्रक्चर समझ में आया है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सेटअप था, एक्सपेरिमेंट था जे थॉमसन का, तो इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन किया, ठीक। हुआ क्या इसमें, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, कैथोड एनोड फिक्स किया, हाई वोल्टेज पे सेट किया। हाई वोल्टेज था इसीलिए ये हो रहा था, ठीक है, वोल्टेज इसीलिए उन्होंने हाई रखा था ताकि ये एक्सपेरिमेंट अपने आप चलता रहे, कैथोड रेस निकलती रहे, एनोड तक पहुंचती रहे, फ्लोरोसेंट पे शाइन मारे और हम लोग उसको पहचान सके, क्योंकि ये इनविजिबल था, दिख तो रहा नहीं था नेकेड आई से, तो हम लोग इसलिए स्क्रीन लगाए थे ताकि वो जब स्क्रीन शाइन करेगा तब हम लोग पहचान पाएंगे कि कुछ रेज निकल के आ रही हैं, कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, इस स्क्रीन पे टकरा रहे हैं, तब ये स्क्रीन शाइन कर रही है, वहां से पता चला हम लोग को कुछ रेज निकल रही है, ठीक। और उनका डायरेक्शन क्या है, कैथोड टू एनोड, उनका नाम क्या पड़ा उस रेस का, कैथोड रेस, ठीक है। और यहाँ पे इजैक्युएटेड पंप हम लोग कहते हैं, वैक्यूम पंप, जिसका प्रेशर हम लोगों ने 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर -4 मेंटेन करके रखा था एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप था, तो इन्होंने ये पता लगा लिया कि कुछ कैथोड रेस, कुछ पार्टिकल्स की रेस निकल रही हैं और कहां जाके टकरा रही हैं, फ्लोरोसेंट लैंप में एनोड से निकलते हुए, परफोरेटेड एनोड से निकलते हुए, ठीक। तो जब ये पता चल गया ना कि कुछ रेज है, कुछ पार्टिकल्स है, तब इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया मतलब कुछ प्रॉपर्टीज बताई इस रेस की, ठीक है। आइए उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं, पहले प्रॉपर्टीज समझेंगे तो समझ में आने लगेगा चैप्टर, ठीक है। ये कहानी चल रही है अभी 1830s के आसपास की, ठीक है, जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी चल रही है, ठीक। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने इसको देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस मतलब ये जो रेस निकल रही है ना, कि कुछ प्रॉपर्टीज देखी गई, क्या देखते हैं, चलिए इसको रख कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आई होगा आप लोगों ने ले लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टीज, चलिए पहले देख ले वीडियो सही से आ रहा है, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस पर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज में जो कैथोड रेस निकल रही है, कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रही है, उसमें सबसे पहला ये देखा गया कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। सबसे पहला देखा गया दे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। क्यों ऐसा देखा गया, कब ऐसा देखा गया, अब समझिए नेगेटिवली चार्ज ये कैसे पता चला कि नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए जो वो डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब था, उसमें क्या किया गया, नेगेटिव चार्ज है, ये जो कैथोड रेस है वो नेगेटिव चार्ज था, वो कैसे पता किया गया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे समझिए, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगाया गया, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगाया गया, ठीक है। ये कैथोड था, ये एनोड था, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, यहाँ से रेस निकल के इधर जा रही थी, ठीक। इन्होंने कैसे पता किया कि ये नेगेटिव चार्ज है, जब इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि ये चीज हल्की इधर डेविएट होने लगी, ठीक है। ये जो कैथोड रेस थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होने लगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव की तरफ डेविएट होता, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इससे इन्होंने पता किया कि ये जो रेज निकल रही थी वो कैसा था, उनका नेचर नेगेटिवली चार्ज था, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने ये चेक करने के लिए किस लिए लगाया कि उनको पता चले कि जो नेचर है वो कैसा नेचर है, नेगेटिव नेचर है। तो कैसे पता किया, ऊपर नीचे क्या लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, उस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर नीचे क्या लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, और देखा कि ये जो रेस निकल रही है किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो उन्होंने पता किया कि ये क्या था, नेगेटिवली चार्ज था, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था, नेचर इसका पता चल गया, इसका कैथोड रेस का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, देखिए देखते रहिए, तो पहला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि ये जो कैथोड रेस थे दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। देखिए मतलब ये जो पार्टिकल बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहे थे, रेस जो थे बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहे थे, और किस तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे, ठीक है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे बहुत तेज, मतलब यहां से निकल रहे हैं, एनोड ये है, ये कैथोड है, यहां से एकदम निकल के सीधे स्ट्रेट वे में मूव कर रहे थे, और किधर से किधर जा रहे थे, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने ये कैसे पता किया कि ये स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। तो उन्होंने, अब देखिए ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है, इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट इन द सेंस कैसा रखा, ऑब्जेक्ट ये परफोरेटेड था, ठीक है। इन्होंने क्या रखा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, कैसा ओपेक ऑब्जेक्ट,
ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें से लाइट या कोई भी रेडिएशन पास ना हो पाए, ठीक है। जैसे रेडिएशन निकल रहा है यहाँ से, ये क्या है? ये कुछ कैथोड रेज है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। इसका शैडो, ये जो स्क्रीन था इस पे एक जगह शैडो बनने लगा, एकदम सामने, उसके ठीक सामने, ठीक जहां पे था उसके ठीक सामने शैडो बनने लगा इसका, ठीक है। इसका शैडो बनने लगा, इस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनने लगा। तो अगर मान लीजिए ये टेढ़ा मेढ़ा जाता तो जो ये ऑब्जेक्ट का जो ये इमेज का साइज था वो बड़ा या छोटा मिलता उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये जिस हिसाब से साइज था, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। मतलब सेम टू सेम जैसा साइज यहाँ है, जितना रेडियस है उतने रेडियस का शैडो मिला एट बिहाइंड द एनोड, ठीक है। तो इससे उन्होंने पता किया क्या कि दिस रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और इस ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो उसके जस्ट पीछे, एनोड के जस्ट पीछे जो स्क्रीन है वहां पे हम लोगों को दिख रहा है उतने ही साइज का, ठीक है। तो इससे उन्होंने पता किया कि दे ट्रैवल ऑन दे इज कैथोड रेज, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और इस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो साइज है, सेम साइज का जो शैडो है वो एनोड के पीछे वैसा ही का वैसा बन रहा है। तो इससे उन्होंने पता किया दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस चीज को अब रखना है। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी था कि दे possess काइनेटिक एनर्जी। उन लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी भी थी, मतलब जो कैथोड रेज था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। ये कैसे पता चला? कुछ एनर्जी के साथ वो सब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये चीज कैसे पता चली? ये चीज ऐसे पता चली, देखिए ये चीज ऐसे पता चली, ये कैथोड है, ये एनोड है, दिस इज परफोरेटेड एनोड, ठीक है। परफोरेटेड मतलब बीच में उसके गैप है, छेद है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती थी, ये कैसे पता चला? यहाँ पे इन्होंने पैडल रखा, एक पैडल, समझिए ऐसा कुछ पैडल रखा, ठीक है, ऐसा कुछ पैडल रखा, बहुत लाइट वेट के हल्के पैडल इन्होंने क्या किए? बीच में रख दिए। एक रखे होंगे, दो रखे होंगे, जितने भी रखे होंगे हम एक लेके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कैथोड रेज है, यहाँ से निकली, कैथोड की तरफ से निकली और किस तरफ पहुंची? एनोड की तरफ जा रही है। बीच में ये रखा हुआ है, तो ये क्या किया इसको? ये जैसे इससे टकराया, इसको क्या किया? रोटेट किया, ठीक है। इसको रोटेट किया, फिर आगे की तरफ बढ़ा, मतलब इस चीज को, ये जो पेडल है, टाइनी पेडल है, लाइट वेट पेडल है, उस चीज को रोटेट किया और आगे की तरफ बढ़ा। क्योंकि ये जो कैथोड रेज से कंटीन्यूअस आ रहे थे कैथोड से एनोड की तरफ निकलते हुए आ रहे थे, तो ये कंटीन्यूअस रोटेट कर रहा था, ठीक है। मतलब इनके पास कुछ एनर्जी है, कुछ एनर्जी के साथ इसको हिट कर रहा है, हिट करने की वजह से क्या कर रहा है? पेडल रोटेट कर रहा है और तब ये आगे की तरफ बढ़ रही है, और कैथोड रेज। तो इससे पता चला कि दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे पता चला? इस पेडल को रोटेट करने की वजह से, क्योंकि ये इसको हिट कर रहा है, कुछ एनर्जी के साथ होगी तभी ना। अब हम किसी को धक्का देंगे तो मेरे पास एनर्जी होगी तभी ना हम उसको हिला पाएंगे, ठीक है। तो इसके पास एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से इसको इन्होंने हिट किया और ये घूमा, मतलब रोटेट किया पेडल, और ये फिर कैथोड रेज अपने एनोड के डायरेक्शन में मूव ऑन होने लगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक, तो ये था। अब जो ये पहला पॉइंट था, दे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। यहां से एक चीज और निकल गई, और प्रॉपर्टीज नंबर 4 यहां समझिएगा। जो ये पहला पॉइंट है, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यहां से एक और चीज समझ में आई कि दे आर मेड अप ऑफ, कौन? दे आर कैथोड रेज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि वो नेक्ड आई से दिख तो रहे नहीं थे, ठीक है, इनविजिबल थे वो रेज, ठीक है। उन रेज में कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बताए क्या थे कि जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया हुआ था वो क्या था? गैस था, मतलब गैस से कुछ एटम्स थे उसके अंदर, ठीक है। तो एटम्स थे तो मतलब कुछ पार्टिकल्स थे, ठीक है। पार्टिकल्स में ये जो कैथोड रेज मूव कर रही थी वो किसकी वजह से मूव कर रही थी? वो स्मॉल पार्टिकल्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स। लेकिन ये पार्टिकल्स जो जिक्र आ गया है ना, यहीं से आएगा इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। अब देखिए, ये जो बने हुआ है नेगेटिवली चार्ज, जो रेज निकल के जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ, उसमें जो दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स क्यों बोले? क्योंकि ये जो पेडल था वो भी छोटा ही साइज था, ठीक है। उसको वो सब हिला दे रहे थे, रोटेट कर दे रहे थे, ठीक है। और वो रेज हम लोग को कंटीन्यूअस नेक्ड आई से दिख नहीं रही थी और बहुत तेज हाई स्पीड में मूव कर रही थी, ठीक है। तो कोई चीज छोटा होता है, हाई स्पीड में मूव करता है, बहुत हद से ज्यादा छोटा होता है और बहुत हाई स्पीड में मूव करता है, तो वो चीज कभी दिखती नहीं है। तो वैसे कुछ नेचर था कैथोड रेज का, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स थे जो कि मूव कर रहे थे विद कैथोड रेज, जिनकी मदद से कैथोड रेज मूव कर रहा था, ठीक है। तो वो जो कैथोड रेज थे उनमें कुछ पार्टिकल्स देखे गए कि दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। यहां से कांसेप्ट आया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का नाम हम नहीं लेंगे, अभी और कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बाद, ठीक है। तो दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और जो प्रॉपर्टीज थी, जैसा मैंने आपको बताया कि दे आर डिफ्लेक्टेड इन द
they are deflected in the they are deflected in electric and magnetic field, ठीक है। अभी जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि कैथोड रेज डिफ्लेक्ट कर रही है किस तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनका नेचर कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। और वैसे ही कुछ उनका नेचर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। मैग्नेटिज्म उसके लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा, जो क्लास 12 में है, डिटेल में उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, ये रेज डेविएट होने लगी, ठीक है। क्योंकि इनका नेचर नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा कि किस तरफ डेविएट हो रही थी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डेविएट हो रही थी, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है किसकी, कैथोड रेज की, जो देखी गई। और यहाँ पे जो पार्टिकल का जिक्र हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इन्हीं पार्टिकल्स को बोला गया आगे चल के, मतलब जे थॉमसन ने बोला, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इस स्मॉल पार्टिकल को नाम दिया क्या, इसी स्मॉल पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ से डिस्कवर हुआ क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल, या जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोल सकते हैं किसी एटम का, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ बाय कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। किसने किया, जे थॉमसन ने। तो अब ये 1930s की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब प्रोटॉन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया है एक एक चीज। कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की खोज कर चुके हैं, ठीक है। जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है किसी एटम का, इलेक्ट्रॉन, उसकी खोज हो चुकी है बाय 1830s के आसपास, ठीक है। अभी हम लोग 1830s में, कहानी अभी 1830s में है, इस चीज को गौर करिएगा। 1800 में बात हुई थी किसकी, 30s तक बात हुई थी इस चीज की। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, किस तरफ, प्रोटॉन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन इन द सेंस, अब हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पे बात करनी है, ठीक है। प्रोटॉन तो अभी कुछ समय बाद आया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने चर्चा कर ली, ठीक। अब देखिए, अब ठीक है, शुरू करते हैं, मतलब इस चीज को और आगे, इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अब देखिए, इस चीज को हम रख कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को रख कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले रख कर ले इस चीज को। अब देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज होगी, ठीक है, तो इस पे और चर्चाएं आगे बढ़ी, और भी मतलब देखा गया तरह तरह के कुछ चेंजेस करके कि शायद कुछ और मिल जाए, ठीक है, कुछ और पार्टिकल्स मिल जाए। जैसे बहुत उस समय साइंटिस्ट जो थे जे थॉमसन, उन्होंने ये जो जब खोज कर लिया, तो मतलब अकेले तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट लगातार करने में लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ चेंजेस करके हम लोग को कुछ नया पार्टिकल मिल जाए, तो ये सब लगे हुए थे। तो जब जे थॉमसन ही अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने क्या किया, जैसे ही डिस्कवर हो गया इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस था, ठीक है, उसमें गैस का प्रेशर, गैस मतलब गैस चेंज करके देखा, गैस चेंज करके देखा। जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस इन्होंने लिया था, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, समझिए ऐसे छोटा सा हमारा दिखा रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब था, इसके अंदर इन्होंने जो गैस पार्टिकल्स फिल किए थे, उस गैस को चेंज करके देखा। ये जो इलेक्ट्रोड है, इसका मटेरियल चेंज करके देखा, ठीक है। देखा कि क्या पता कुछ और नया चीज, कुछ और नया ऑब्जर्वेशन निकल के आ जाए, मे बी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा था ना, तो नई नई चीजें ट्राई हो रही थी, तो इन्होंने देखा कि गैस पार्टिकल्स, अगर गैस का नेचर बदल दे तो क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रोड का मटेरियल बदल दे तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आ रही हैं, जो कि हमने प्रॉपर्टीज देखे कैथोड रेज की, इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें देखा कि क्या पता इन्होंने कोई चेंजेस मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कि जो कैथोड रेज थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दे नाइदर डिपेंड्स ऑन द गैस पार्टिकल्स, नेचर ऑफ गैस पार्टिकल्स, और द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल। मतलब जो कैथोड रेज थे वो ना गैस पे डिपेंड कर रहे हैं, ना इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उनका जो प्रॉपर्टीज था, उनका जो नेचर था, और उनकी जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी डिस्कस की, वो सब प्रॉपर्टीज हूबहू वैसे ही मैच हो रही थी। भले ही हम लोग कोई भी गैस ले ले, भले ही हम लोग इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मटेरियल का बना ले, ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत बढ़िया चीज देखी कि ये जो गैस चेंज करने से, इलेक्ट्रोड चेंज करने से हम लोग को प्रॉपर्टी सेम मिल रही है हर जगह, इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेज की। तो इन्होंने बहुत एक पॉजिटिव सेंस में लिया और ये बोला कि मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने खोज की है, ये हर तरह की गैसियस एटम, मतलब हर तरह के एटम्स में ये पाई जाती है, ठीक है, हर तरह के एटम्स में पाई जाती है। तब इसको इन्होंने नाम दिया क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि ये हर एटम में पाई जा रही है, क्योंकि इन्होंने गैस चेंज
लगातार चेंज करके वो देख रहे थे इस चीज को कि शायद कुछ नया निकल के आ जाए, शायद कुछ नया मिल जाए, लेकिन हुआ क्या, नहीं मिला, कुछ भी नया नहीं मिला। और देखा कि वही प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, अलग अलग गैसेस के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए वही प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। मतलब क्या देखा इन्होंने कि हर एटम में वही चीज पाया जा रहा है, वही चीज, मतलब किसी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वही स्पीसीज, वही फंडामेंटल पार्टिकल, वही सब एटॉमिक पार्टिकल एटम का हर एक सब्सटेंस में, हर एक एटम में पाया जा रहा है। इसलिए उस सब्सटेंस को, इसलिए उस स्मॉल पार्टिकल को, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने नाम दिया क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? आई होप बच्चों आप लोगों को बात समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल वे हम इस चीज को समझा रहे हैं। ठीक है, जितना इजी हम तरीके से समझें इस चीज को, सेम टू सेम हम चाह रहे हैं कि आप लोग उन बातों को डिलीवर कर सके। तो हम सब आप लोगों को बता रहे हैं, बस आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से सुनना है, पेन कॉपी लेके बैठना है और नोट्स लगातार बनाते चलना है। जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ उसको सुनिए, ठीक है, उसको सुनिए, समझने की कोशिश करिए। अगर समझ लेंगे तो अपने शब्दों में भी उस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई कि गैस और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है वो चीज, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैस मटेरियल पे, गैस ऑफ नेचर ऑफ गैस पे, चाहे इलेक्ट्रॉन मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। और हमेशा जो प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रॉन्स की, कैथोड रेज की, वो हमेशा वही चीज रिपीट हो रही थी, मतलब वही चीज चेंज नहीं हो रही थी। सेम एटिस प्रॉपर्टीज हम लोग को अलग अलग गैसेस के लिए भी मिल रही थी। मतलब फिर एक शब्दों में मेरे साथ बोलिए क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है दे नाइदर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस नॉट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए अब इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने एक और काम किया, एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। ठीक है, इन्होंने उस इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो निकाला, E/m रेशियो क्या निकाला, E/m रेशियो निकाला, किसका, इलेक्ट्रॉन का, और देखा कि वो आ रही है 1.758 into 10 to the power 11 कूलम पर kg, क्योंकि चार्ज बाय मास रेशियो था, क्या था, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे चार्ज पार्टिकल था, हम लोगों ने बात की, इलेक्ट्रॉन कैसा है, चार्ज पार्टिकल, मतलब वो चार्ज रखता है, और उसका क्योंकि मास है, क्योंकि मास कैसा है, क्योंकि वो पेडल को जो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रहा था उसको हीट कर रहा है, तो कम से कम इसका भी कुछ एनर्जी है, कुछ मास है, तभी ना उसको हीट कर रहा था। ठीक है, मतलब उस चार्ज पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, इन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाला, चार्ज टू मास रेशियो, और उसकी वैल्यू देखा कि इतनी आई, कितनी, 1.758 into 10 to the power 11 कूलम पर kg। चार्ज का यूनिट कूलम, मास का यूनिट किलोग्राम, तो कूलम पर केजी इसका यूनिट है। ठीक है, इतना इन्होंने देखा और देखा कि ये वैल्यू, जैसा कि अभी हम लोग देखा कि गैस चेंज करने पे, चाहे इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज करने पे प्रॉपर्टीज तो सेम आ रही थी, तो इन्होंने ये चार्ज बाय मास रेशियो हर एक्सपेरिमेंट जो चेंज कर रहे थे, गैस, कभी गैस मटेरियल चेंज कर रहे थे, कभी इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे थे, तो ये भी साथ साथ में वो कैलकुलेट करते चल रहे थे कि क्या पता यही चेंज हो जाए, लेकिन ये भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। हर गैस, हर तरह के गैस में, हर तरह के इलेक्ट्रोड मटेरियल में इन्होंने करके देख लिया, चेंज करके देख लिया, जो E/m रेशियो था इलेक्ट्रॉन का, उसका कैथोड रेज का, वो हमेशा क्या निकल के आ रहा था, ये जो 1.758 into 10 to the power 11 कूलम पर kg है, यही वैल्यू कांस्टेंटली रिपीट हो रही थी हर गैसेस के लिए। ठीक है, तो ये भी चीज क्या हुआ कि चेंज नहीं हुई, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्होंने नाम रखा था। साथ ही में चला, सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने साथ में कर रहे थे। ठीक है, और भी जगह जगह तमाम एक्सपेरिमेंट चल रहे थे इस दौरान, लेकिन इनका अलग एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके हम लोगों को दे दिया। ठीक, तो ये भी वैल्यू क्या हो रही थी, कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, अब देखिए, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, क्या, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब एक तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन की खोज चल रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, सब साइंटिस्ट को जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस दौरान सबको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर कर दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे ही अब एक्सपेरिमेंट होने लगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स थे, जो कैथोड रे पार्टिकल्स थे, उन पे क्या होने लगा, उन पे ही अब एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। तो उसमें से एक साइंटिस्ट और थे, देखिए जे थॉमसन का नाम तो आ गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था मिलिकेन, MILLIKAN, मिलिकेन। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, देखिए, मिलिकेन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस दौरान, जिन्होंने एक ऑयल ड्रॉप मेथड दिया था। क्या, ऑयल ड्रॉप मेथड, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है,
इसका पूरा सेटअप वगैरह आप लोगों को कोर्स में नहीं है, और इसको समझने के लिए आप लोगों को पहले मैग्नेटिज्म समझना पड़ेगा, जो कि क्लास 12 में है। इसको समझने के लिए पहले मैग्नेटिज्म क्लास 12 का आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, तो वहां पे अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम इसका कंक्लूजन बताएंगे, इन्होंने क्या कंक्लूड किया, वही ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए कि इस साइंटिस्ट ने किया क्या था। जैसे जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। मिल्टन ने क्या किया था, ये जानना जरूरी है। इनका जो एक्सपेरिमेंट हुआ ऑयल ड्रॉप मेथड, इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या ऑब्जर्व किया, वो हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उस चीज को समझने के लिए हम लोग को मैग्नेटिज्म की जानकारी होनी चाहिए। और मैग्नेटिज्म अपने आप में ही बहुत डाइवर्स टॉपिक है, जिसको समझने के लिए हम लोग को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है मैग्नेटिज्म, इस वजह से ये वीडियो हम नहीं बनाएंगे। इस चीज को समझ जाएंगे आप लोग। देखिए, इस चीज को आप लोग समझ जाएंगे क्लास 12 की मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे भी इन सब का जिक्र आएगा, ठीक है। वहां पे भी हम लोग एटम के बारे में हल्का फुल्का जानकारी लेंगे, क्योंकि ऑयल मिल्टन का जहां नाम आएगा वहां पे इस ऑयल ड्रॉप मेथड का भी नाम आएगा, वो क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए मैग्नेटिज्म समझना जरूरी है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो वहां नहीं जा रहे, कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। क्या कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मिल्टन, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या पता किया, इन्होंने पता किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अभी E/m रेशियो था उसमें जो E था, ये इसकी वैल्यू उन्होंने पता की, ठीक है, इसकी वैल्यू उन्होंने पता की और निकाली क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इस ऑयल ड्रॉप मेथड से इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया इन्होंने, डिस्कवर किया, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इन्होंने बता दी अपने ऑयल ड्रॉप मेथड से, ठीक है। उसका सेटअप वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सेटअप वगैरह बहुत कंफ्यूज है, बच्चों कंफ्यूज करता है, तो वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग को भी याद करने की जरूरत नहीं है। सेटअप या उसका जो पूरा तामझाम था वो कभी पूछता नहीं है, ठीक है। पूछता क्या है कि साइंटिस्ट ये जो थे वो किया, मतलब इन्होंने क्या किया था। जैसे कोई वाइवा का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिल्टन ने क्या डिटरमाइन किया था, क्या कंक्लूड किया था अपने एक्सपेरिमेंट से, तो हम लोग बता सकते हैं कि उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जैसे पता किया था कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इन्होंने पता किया था, ठीक है। तो अभी तक जो जे थॉमसन थे उन्होंने E/m रेशियो पता कर दिया था, कितना था, 1.758 × 10⁻11 कूलम पर केजी। और एक तरफ ये थे मिल्टन, जिन्होंने चार्ज ऑफ एटम अलग से, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग से पता कर लिया था। तो जब E पता चल गया और E/m पता चल गया, तब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पता चल गई, मिल्टन ने निकाल लिया, ठीक है, मिल्टन ने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी E की, और E/m का रेशियो भी हम लोगों को वैल्यू पता हुआ है, तो हम बचा क्या, अब मास पता है, मास बचा हुआ है। तो इन लोगों को जब ये दोनों पता चल गया, E पता चल गया और E/m पता चल गया, तो यहाँ से जे थॉमसन ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर कर दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इन्होंने निकाला 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, और E/m रेशियो भी पता चल गया। ये चीज हर गैस के लिए, हर इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए कांस्टेंट आ रही थी, इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या बोला, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम बोला, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात, ये पूरी बात इलेक्ट्रॉन के ऊपर थी, ठीक है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका मास होता है इतना, जिसका चार्ज होता है इतना, और ये हाइड्रोजन एटम के 1/1837 टाइम हल्का होता है, टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के इतना टाइम्स वेट होता है इसका, ठीक है, इसका मास होता है वेट या मास, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन एटम से कितना गुना, 1/1837 टाइम हल्का है। मतलब हम लोग कह सकते हैं अगर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा भारी है, इतना गुना वो भारी है, कौन, हाइड्रोजन, किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये पूरी इसकी डेफिनेशन हुई, इसकी केस हिस्ट्री हुई, कैसे ये डिस्कवर हुआ, कौन इसको डिस्कवर किया, ये सब बातें हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मार्केट में लॉन्च हो चुका था 1830s के आसपास,
ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस चीजों को नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था उस जमाने में। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान लग रहा है, उस जमाने में 1800 1830s के आसपास इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो बहुत बड़ी बात थी। और जे थॉमसन को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके दी हम लोगों को, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब अगला सब एटॉमिक पार्टिकल की बारी आएगी, प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर चुके हैं, मतलब हम लोगों ने नहीं, जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम लोग को डिस्कवर करके दे दिया है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है, तो मैंने बताया था कि साइंटिस्ट तो बहुत ढेर सारे थे उस समय, ठीक है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट्स, जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, जे थॉमसन ने, उसमें सोचा कि कुछ ना कुछ चेंजेस करें। जैसे बता रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ चेंज करने से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाते हैं। तो जो भी साइंटिस्ट थे उस समय, तमाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश किए और सोचा कि शायद कुछ नया चीज मिल जाए हम लोगों को, कुछ नया पार्टिकल डिस्कवर हो जाए, ठीक है। उसी बीच ई गोल्डस्टीन, कौन, ई गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन नामक एक साइंटिस्ट थे, ठीक। इन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस किए। क्या किए, जो थॉमसन का, जो जे थॉमसन का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसी को इन्होंने उठाया और उसमें दो चेंजेस किए, ठीक है। पहला चेंज क्या किया, इन्होंने गैस प्रेशर, जो गैस का प्रेशर था, जो प्रेशर था इजैक्युएटेड वैक्यूम पंप से, इन्होंने वो प्रेशर क्या किया, बढ़ा दिया, गैस प्रेशर इंक्रीज कर दिया इन्होंने। क्या किया, पहला वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उठाया, इसका जे थॉमसन का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अभी चल क्या रहा है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन चल रहा है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक। इन्होंने क्या किया, ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, जे थॉमसन का जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसी को उन्होंने उठाया और उसमें गैस प्रेशर बढ़ा दिया। उसमें कितना था, जो अभी जे थॉमसन था उसमें 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर -4 mm ऑफ Hg प्रेशर था, ठीक है, इन केस ऑफ जे थॉमसन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया और उसको रखा 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, ठीक है। इन्होंने प्रेशर क्या किया, बढ़ा दिया पिछले वाले से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा क्या किया, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड प्लेट इस्तेमाल किया, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है, कैथोड प्लेट। डिफरेंस समझिएगा, जे थॉमसन ने क्या किया था, प्रेशर रखा था 10 टू द पावर -3 टू 10 टू द पावर 4 mm ऑफ Hg प्रेशर, और परफोरेटेड एनोड प्लेट यूज किया था, एनोड प्लेट। इन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड प्लेट यूज किया था, परफोरेटेड कैथोड प्लेट इन्होंने यूज किया था। ये दो बड़े चेंजेस थे, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में ये दोनों बड़े चेंजेस थे, ठीक है। परफोरेटेड कैथोड प्लेट मतलब जो इधर वाला प्लेट था वो परफोरेटेड था और इधर वाला प्लेट जो एनोड था वो ऐसे था, ठीक है। अब देखिए, गैस प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने से बढ़ा दिया प्रेशर, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो उसमें एटम्स थे वो भी बढ़ गए, गैसियस एटम्स इसमें बढ़ गए, क्योंकि प्रेशर बढ़ा दिया गया तो एटम्स में क्या हुआ, बढ़ गए, ठीक है। अब देखिए हम लोग पता चल गया कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हुई थी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज पिछले वाले में, जे थॉमसन वाले में, कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एटम ऑफ गैस है, ठीक है, इसमें से बताया था उस लेक्चर में, पीछे आप लोग जाके देख सकते हैं, इसमें से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे थे जिनका नाम था क्या, इलेक्ट्रॉन। अब तो नाम आ गया इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जो ये एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, सब एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। और ये जो था, ये क्या था, ये जो गैस आयन बचा वो कैसा था, अब पॉजिटिव हो गया तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब किसी सब्सटेंस में से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं तो उसमें क्या बचता है, पॉजिटिव चार्ज बचता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बचा
ठीक है, समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज बचा। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ भागेगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, गैस एटम्स बढ़ गए, प्रेशर बढ़ा दिया गया है, इन्होंने गैस प्रेशर बढ़ाया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाए। अब ये पॉजिटिव चार्ज बहुत हाई मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे थे, बहुत हाई मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे थे। हो सकता है कि कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में भी, जो भी पहला वाला पढ़े हम लोग, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन द केस ऑफ जे थॉमसन, उसमें भी प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन बहुत कम प्रोड्यूस हो रही थी, बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। बाकी ये जो सेटअप होता है सब सेम टू सेम वैसे ही था, 10,000 वोल्टेज पे एक्चुएटेड पंप था, ठीक है, और उसको बैटरी से कनेक्ट किए हुए थे हम लोग 10,000 वोल्ट पे, तो बाकी सेटअप वही है, मैं बनाया नहीं उस चीज को, समझ जाइएगा, मैं बस जो चेंजेस है वो बता रहा हूं, ठीक है। गैस प्रेशर इन्होंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज थे, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मूव किया, किधर, एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ मूव किया, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन थे, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन, वो सब जो ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे थे इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से, वो सब किधर मूव किए, वो सब कैथोड की तरफ मूव किए, इधर कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ, कौन, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस किस तरफ मूव किए, कैथोड प्लेट की तरफ। इन्होंने यहां भी क्या लगाया था, यहां पे लगाया था फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया था, ये जो स्क्रीन है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, क्योंकि परफोरेटेड कैथोड उन्होंने यूज किया था, तो ये रेज बीच में से निकल के क्या होंगी, बेस में से निकल के इसमें पड़ेगी, इस पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जो जिंक सल्फाइड का था, ZnS का था, ZnS का था, ठीक है, इस पे पड़ी, और क्या हुआ, ये चमकने लगा। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है कि कुछ रेडिएशन जब इस पे पड़ती है तो चमकने लगता है, तो जब ये रेज निकल के गई परफोरेटेड कैथोड में से इस पे पड़ी, तो क्या हुआ, ये भी चमकने लगा, चमकने लगा, तो पता चला क्या कि कुछ और भी पार्टिकल्स हैं, कुछ और भी रेज है जो एनोड से, क्योंकि ये गैस पूरा फैला हुआ था, एनोड से कैथोड की तरफ बह रही है, बहुत हाई स्पीड में चल रही है, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे शाइन कर रही है, जिस वजह से पता चला कि ये भी एक तरह की क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। मेन फर्क क्या था, वहां पे वो रेस कैसी थी, जे थॉमसन के केस में जो कैथोड रेस थी वो इनविजिबल थी, ये कैसी रेस थी, ये कलर्ड रेस थी, कैसी थी, कलर्ड रेस। तो ये जो निकली, ये कलर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे कि गैस पे डिपेंड करती है, जैसे वो गैस पे नहीं डिपेंड कर रहा था, गैस मटेरियल नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है, तो कलर्ड कौन सा कलर होगा वो गैस पे डिपेंड करता है। तो क्या दिखा कि कुछ कलर्ड रेज बहुत हाई स्पीड में एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ हाई स्पीड में मूव कर रही है, और इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाके जब टकरा रही है तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन शाइन कर रहा है, जिससे हम लोगों को पता चला कि कुछ और तरह की रेज भी पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव गैसियस आयंस की वजह से जो रेज प्रोड्यूस हुई, जो एनोड से कैथोड की तरफ गई हाई वोल्टेज पे, वो कैसी रेज थी, एनोड रेज, जिनको कनाल रेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कनाल रेज, क्या कहते हैं, यहां लिख रहे हैं कनाल रेज, कनाल रेज, ठीक है, इसको कनाल रेज भी बोलते हैं। एनोड की तरफ से निकलती है, कैथोड की तरफ आती हैं, इस पे टकराती हैं और शाइन करता है, तो हम लोग को पता चलता है कि कुछ और भी तरह की रेज है। तो इतना क्या हुआ, एनोड रेज, एनोड रेज किससे निकला, किससे निकला, देखिए जो कैथोड रेज था वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा था, जो कैथोड रेज था मैंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा था, लेकिन जो एनोड रेज है, जो एनोड रेज है वो किसकी वजह से आ रही है, वो पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस, और ये प्रोटॉन नहीं है, मतलब एक प्रोटॉन का नाम आया नहीं है, तो ये भी प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस है, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस है, इनकी वजह से क्या हो रही है, एनोड रेज प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अभी इतना जानिए, ये जो एनोड रेज है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस, ठीक है। इतना सब होने के बाद इस एनोड रेज की प्रॉपर्टीज देखी गई, जो ई गोल्डस्टीन थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या देखा कि कैथोड एनोड रेस की इन्होंने प्रॉपर्टीज देखी, जैसे हम लोग कैथोड रेस के भी देखे थे, इन्होंने एनोड रेस के बारे में देखा, ठीक है। तो एनोड रेस की प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये आप लोगों को सेटअप आई होप समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हम निकाल के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा ये देखिए प्रॉपर्टीज में जो भी प्रॉपर्टीज थी, जो भी प्रॉपर्टीज कैथोड रेस की थी, सेम एज इट इज एनोड रेस की भी देखी गई, ठीक है, एनोड रेस भी देखी गई, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफर की, ठीक है, कुछ जगह पे, जैसे कि पहले प्रॉपर्टीज क्या थी कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एनोड रेज आल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज थे कैथोड रेज के, और सेम एज इट इज एनोड रेज के, ठीक है। लेकिन जो कैथोड का E/M रेशियो निकाला गया था, E/M रेशियो निकाला गया था ना, वो हर केस में क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, हर गैसेस के लिए, हर इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए कांस्टेंट आ रहा था।
किसके लिए कांस्टेंट आ रहा था, किसके लिए कांस्टेंट आ रहा था फॉर कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज के लिए क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, ये वैल्यू हमेशा, ठीक है। लेकिन E/M रेशियो फॉर एनोड कांस्टेंट नहीं आ रहा था, ठीक, वो डिपेंड कर रहा था किसी चीज पे, मतलब ये जो E/M रेशियो है, ठीक है, इसका जो पार्टिकल्स निकल रहे थे गैसीय साइंस के, वो क्या था, वो अब कांस्टेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। इसमें तो कांस्टेंट था, इसमें कांस्टेंट नहीं हो रहा था, मतलब कुछ फैक्टर्स थे जिन पे वो डिपेंड कर रहा था। तो वो फैक्टर कौन सा था, गैसियस आयन का नेचर, कि हम लोग कौन सा गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में लिए, क्योंकि अब प्रेशर हम लोग बढ़ा दिया गया है, प्रेशर गोल्डस्टीन बढ़ा दिए थे, तो गैस एटम्स उसमें बढ़ गए, गैसियस एटम्स, मतलब कुछ ना कुछ वो फर्क डालेंगे। वहां पे वैक्यूम वाली केस थी, मतलब गैस जो एटम्स थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में वो बहुत कम थे, नेग्लिजिबल थे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने पे नंबर ऑफ गैसियस एटम्स भी बढ़ गए, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर, उनका जो काम है वो भी इफेक्ट करेगा उस चीज को। तो एनोड के केस में, एनोड रेज वाले केस में जो इधर से इधर जा रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, वहां पे E/M रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा था, मतलब कुछ फैक्टर्स थे जिस पे वो डिपेंड कर रहा था। वो फैक्टर क्या था, क्या था गैसियस आयन का नेचर, कि कौन सा गैस हम लोग ले रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक। तो ये जब हर चीज के लिए हर गैसेस के अलग अलग आने लगा, तब तो फिर साइंटिस्ट परेशान हुए, अरे यार ये तो बराबर ही नहीं आ रहा है, कैथोड वाला जे थॉमसन वाला तो सही आ गया था, बहुत चालाक इंसान है वो, तो ये तो मेरा ही नहीं रहा है, अब क्या किया जाए। तो इन्होंने एक चीज देखा, इन्होंने जैसे अलग अलग गैस इन्होंने डाल के देखा था ना, क्योंकि अलग अलग गैस के अलग अलग था, तो इन्होंने देखा कि E/M रेशियो जो है, चार्ज टू मास रेशियो, वो हाईएस्ट किस गैस के लिए आ रहा है, ये जो रेशियो है वो हाईएस्ट किस गैस के लिए आ रहा है। तो इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन गैस के लिए H, हाइड्रोजन गैस के लिए H के लिए डायगोनल फॉर्म हो जाता है, हाइड्रोजन गैस के लिए ये सबसे हाईएस्ट आया, ये वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए आया, हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन आप जानते हैं क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, एटॉमिक नंबर भी 1, मतलब हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर एटॉमिक मास, तो मतलब उसमें क्या होता है, ऐसे समझिए, पहले हम लोग ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के किधर चला गया, एनोड की तरफ, बचा क्या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, अब तो जानते हैं न्यूक्लियस में क्या है, तो इसमें न्यूट्रॉन होता नहीं है, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी बात मत करिए उस चीज की, अभी से बस पॉजिटिव चार्ज है, क्या बचा, प्रोटॉन ही है ना, तो प्रोटॉन किस तरफ भागेगा, एनोड कैथोड की तरफ, परफोरेटेड कैथोड की तरफ, समझ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इजेक्ट होकर बाहर जाएगा, जैसे गैसियस एटम में हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जा रहे थे, ठीक है। देखिए एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज भी इन्वॉल्व है, कैथोड रेज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो कोई नई डिस्कवरी नहीं थी, हम लोग को नया चीज चाहिए था, तो नया चीज भी मिल रहा था, क्या, एनोड रेज मिल रहा था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला और भागा किधर, एनोड की तरफ, वैसे ही ये जो न्यूक्लियस है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं ना, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इसको प्रोटॉन कहते हैं, वो क्या भागा, वो किधर भागा, वो कैथोड की तरफ भागा, परफोरेटेड कैथोड की तरफ भागा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इस गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए जो एनोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी, वो किसकी वजह से हो रही थी, प्रोटॉन की वजह से। वो किसका प्रोटॉन था, हाइड्रोजन गैस का प्रोटॉन था। तो हम लोग किसी भी गैस की बात करें एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो जो एनोड रेज है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू गैसियस आयंस, पॉजिटिव गैसियस आयंस। लेकिन हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रेज आ रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां से ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, इसका नाम दिया गया क्या, प्रोटॉन। जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, इसका नाम प्रोटॉन दिया गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज उसकी भी सब सेम एज इट इज इलेक्ट्रॉन थी। और एक चीज और देखा गया, क्या, E/M रेशियो, इस केस के लिए, हाइड्रोजन के केस के लिए E/M रेशियो, देखिए हाइड्रोजन के केस के लिए, क्योंकि सबके लिए निकाल के देखा गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए भी क्या था, हाइड्रोजन के लिए भी निकाल के देखा गया, हाइड्रोजन के लिए भी निकाल के देखा गया। तो यहाँ से E/M रेशियो, इसका जो चार्ज आया, चार्ज की बात करें, चार्ज आया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इसका प्रोटॉन का, और जो इसका मास आया क्या, मास जो इसका आया प्रोटॉन का, वो अप्रॉक्स 1.625 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। मतलब जैसे E और M हम लोग निकाले थे, किसका निकल के आया था इलेक्ट्रॉन का, वैसे ही E और M चार्ज और मास निकल के आया किसका, प्रोटॉन का, ठीक है। प्रोटॉन का भी हम लोग निकाल लिए, किसके लिए,
ये हाइड्रोजन को लेंगे स्टैंडर्ड मान के हम निकाल लिए। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं p+ से, स्मॉल p प्लस, और इलेक्ट्रॉन को e पे नेगेटिव, स्मॉल e पे नेगेटिव, p पे पॉजिटिव, ठीक है। ये प्रोटॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज निकाल दिए प्रोटॉन का, मास निकाल दिया प्रोटॉन को, और देखा गया कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन से निकाले हम लोग ना इस चीज को, हाइड्रोजन गैस के लिए निकाले, तो इसका जो मास था प्रोटॉन का वो एग्जैक्टली सेम एज इट इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं, इस चीज को हम रख कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का मास था, प्रोटॉन का मास वो 1837 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इतना टाइम्स भारी था, और इतना ही किसका था, हाइड्रोजन एटम का भी था इतना ही, मतलब हाइड्रोजन एटम का मास भी इतना ही था, 1837 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये दोनों क्या हुए, ये दोनों अप्रॉक्स बराबर वेट के हुए हैं, बराबर मास के हुए हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज थी किसकी, ये सब प्रॉपर्टीज थी प्रोटॉन की, ठीक है। कैसे डिस्कवर हुआ, ई गोल्डस्टीन ने इसको किया, ठीक है, कुछ सालों बाद, मतलब उसी दौरान जैसे भी एक्सपेरिमेंट चलते आ रहे थे ना, क्योंकि जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसी दौरान और भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, उनके एक्सपेरिमेंट्स को चेंज करके। तो ई गोल्डस्टीन ने कुछ चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए, गैस का प्रेशर चेंज किया, बढ़ा दिया, और परफोरेटेड कैथोड प्लेट यूज किया इंस्टेड ऑफ परफोरेटेड एनोड प्लेट, और देखा कि उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी सेम एज इट इज इलेक्ट्रॉन की फॉलो हुई, E/m रेशियो अलग अलग आया, तो देखा उन्होंने हाईएस्ट किसके लिए आ रहा है, तो हाइड्रोजन के लिए हाईएस्ट आ रहा था, ठीक। फिर इन्होंने इसी की मदद से चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकाला, मास ऑफ प्रोटॉन निकाला, और यहाँ से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। किसने किया, ई गोल्डस्टीन ने, किसने किया, ई गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की है रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन का, नाम दिया था, डिस्कवरी इन्होंने की थी, इन्होंने नाम नहीं दिया था उस चीज का, लेकिन बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। डिस्कवरी इन्होंने की, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज इन्होंने निकाल के दिया, मतलब पैदा इन्होंने किया, नाम किसने, नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो जो डिस्कवरी थी उनका क्रेडिट किसको जाता है, ई गोल्डस्टीन को ही जाता है, ठीक है। और जो नामकरण उस पॉजिटिव चार्ज का किया वो किसने किया, रदरफोर्ड ने, तो पूरा क्रेडिट वही ले गए, किसने, रदरफोर्ड ले गए, ठीक है। लेकिन जो डिस्कवरी की वो किसने की, ई गोल्डस्टीन ने। कैसे की, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस करके, 2 चेंजेस किए थे, ठीक है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं हुई है, मतलब अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी न्यूट्रॉन बाकी है। लेकिन इसका भी हिंट जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में पहले दे दिया था। क्या, जब प्रोटॉन डिस्कवर हो गया तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को क्या किया, ऐड किया, और देखा कि क्या ये दोनों मिलके वो जो पूरा एटम है उसका मास वो सब ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इन्होंने देखा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ये ऐड कर रहे हैं तब भी ये टोटल मास ऑफ एटम के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कुछ और भी न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है, कुछ और भी न्यूट्रल स्पीसीज है उस एटम के अंदर जो उसके मास को बढ़ा रहा है, मतलब कुछ मास वो भी रखता है, ठीक है। वहां से उन्होंने हिंट दे दिया कि कुछ और भी पार्टिकल हो सकते हैं। वो और भी पार्टिकल कौन सा था, न्यूट्रॉन था, जिसकी डिस्कवरी अभी तो बहुत समय बाद हुई, लगभग 1930s के आसपास हुई, अभी तो 1830-40 चल रहा है, ठीक है। तो इतना लेट अभी हुआ, अभी 50-60 साल बाद हुआ था उसकी डिस्कवरी, लेकिन हिंट मिल चुका था किसको, जे थॉमसन ने हिंट दे दिया था सबको कि कुछ और भी न्यूट्रल। तो अभी तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे, अब हम लोग शुरू करेंगे मतलब शुरू क्या करना है, अब देखिए जैसे एक्सपेरिमेंट चला, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई खत्म। अब जैसे ही ये चल रहा था, ये आया इसके बाद जो जे थॉमसन थे, उन्होंने इसी बीच जब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका था, समय अपने गति के अनुसार आगे बढ़ रहा था, बढ़ते चला जा रहा था, इसी बीच जे थॉमसन ने अपना पहला एटॉमिक मॉडल दे दिया, ठीक है, बना के दुनिया के सामने प्रपोज कर दिया, मेरा पहला एटॉमिक मॉडल बाय जे थॉमसन, ठीक है। तो उनके मॉडल को पहले समझते हैं, जो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, जिसको आप लोग फेमसली क्या किस नाम से जानते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। एटम के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि 2 फंडामेंटल पार्टिकल, क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है,
तरह था, उसका E/M रेशियो हर गैस के लिए क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन प्रोटॉन के लिए कांस्टेंट नहीं आ रहा था। तो हम लोग किसके लिए माने, हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में माने और प्रोटॉन का E/M रेशियो निकाल लिए, E की वैल्यू निकाल लिए, M की वैल्यू निकाल लिए और देखा कि वो हाइड्रोजन के मास के बराबर है, कौन, प्रोटॉन। ठीक है, तो अभी तक प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, इसी बीच मैंने क्या बोला, थॉमसन ने अपना पहला एटॉमिक मॉडल लाके दे दिया। क्या नाम था, क्या नाम था उस मॉडल का, थॉमसन एटॉमिक मॉडल या मॉडल ऑफ एटम, जो भी आप कह लें, एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, देखिए सुनिए, इसी बीच मैंने बताया जब प्रोटॉन डिस्कवर हो गया तो इन्होंने अपना पहला एटॉमिक मॉडल दुनिया के सामने प्रपोज किया कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, एटम का, कैसा कैसा कैसा। इन्होंने बोला कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, एटम जो थॉमसन ने बोला एटॉमिक मॉडल के ऊपर, एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है एग्जैक्टली, इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, क्या बोला, दुनिया को क्या बताया कि जो एटम होता है एटम वो क्या होता है, वो पहली बात तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। पूरा ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर है पूरा, हर जगह पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, हर जगह कोने में, हर जगह, समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। पूरा क्या है, स्प्रेड है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज, समझ गए, हर जगह जहां भी देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऐसा कोई पार्ट खाली नहीं है इसका, हर जगह पॉजिटिव। मतलब पूरा ये जो सर्किल है, जो स्फीयर, जो पूरा सर्किल है वो कैसा है स्फीयर, पूरा जो स्फीयर है वो कैसा है, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पूरा पॉजिटिव, ये जो पूरा स्फीयर है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ है पूरा, कहीं पे कोई जगह खाली नहीं है। ठीक, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे ऐसे एम्बेडेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे, इलेक्ट्रॉन्स कहीं जगह पे ऐसे एम्बेडेड है इसमें। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या अपने मॉडल को कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैला हुआ है, मतलब ये फैला नहीं हुआ है, ये पूरा है क्या, ये जो स्फीयर है बड़ा सा, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, जो प्रोटॉन था, पॉजिटिव चार्जेस है प्रोटॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं जगह पे क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, तो इसका जो एक और फेमस नाम है वाटरमेलन मॉडल, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, मॉडल ऑफ एटम, और क्या बोलते हैं, और प्लम पुडिंग नाम सुने होंगे, बहुत अच्छा नाम है, प्लम पुडिंग मॉडल, मार्कर चेंज कर लेते हैं, हल्का चल रहा है। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसका भी नाम दो तरीके से दिया, वाटरमेलन से भी कंपेयर किया, लेकिन वाटरमेलन में जो देखते हैं आपको रेड वाला जो पार्ट होता है वो पूरा स्प्रेड होता है, पूरा स्फेरिकल में तो नहीं होता है, लेकिन उसको कंपेयर किया उस चीज से कि पूरा ऐसे क्या होता है, किसी में स्फीयर भी होता है। ठीक है, तो जो रेड पार्ट है वाटरमेलन का, वो तो पूरा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया, और उसमें जो सीड्स होते हैं, जो ब्लैक सीड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जगह पे होते हैं, जगह पे। वो तो सीड किससे कंपेयर किया, इलेक्ट्रॉन से, और वो रेड पार्ट जो है वाटरमेलन का जो खाया जाता है वो किससे कंपेयर किया, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन को कंपेयर किया रेड वाले पार्ट से ऑफ वाटरमेलन, और जो इलेक्ट्रॉन उसको किससे कंपेयर किया, सीड से। ठीक है, प्लम पुडिंग मतलब खीर समझ लीजिए, खीर जैसे खीर दूध से मिलकर बनता है, तो वो जो दूध होता है, खीर में जो दूध वाला पार्ट है जो पूरा व्हाइट होता है, उसको उन्होंने माना क्या, पॉजिटिव स्फीयर, और जगह पे जो काजू बादाम पिस्ता किशमिश ये सब हम लोग देखते हैं, जगह एम्बेडेड होता है उसमें, वो सब क्या था, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा इनका वो था, प्रेडिक्शन था, एटॉमिक मॉडल। इन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, इस वजह से इनका नाम हुआ। ठीक है, अभी तक कोई सोच नहीं रहा था, ये देखो बहुत ही आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके दे दिया, अपना पहला एटॉमिक मॉडल करके दे दिया, वो भी आज के एरा में नहीं, आज तो हम लोग बहुत आसानी से इसको पढ़ रहे हैं। उस सीजन में, उस एरा में, उस सोफिस्टिकेटेड एरा में इन्होंने एटॉमिक मॉडल पे काम करना जरूरी समझा, और इन्होंने बहुत अच्छे खोज किए हैं। इन्होंने मतलब सोचने पे मजबूर किया और सारे साइंटिस्ट को, यार कि देखो हम कर रहे हैं, तुम लोग भी करो, कुछ नया चीज निकल के आ जाए, मिल बांट के किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि मैं इतना करके जा रहा हूँ, तुम लोग और भी करना है, इसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो बहुत सारे आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े मतलब इस चीज को इम्प्रूव किए। ठीक है, मतलब कुछ ड्रॉबैक्स आए, कुछ लिमिटेशंस आए इनके प्रॉपर्टीज में, और उस चीज को आगे वाले साइंटिस्ट क्या किए, इम्प्रूव किए। लेकिन शुरुआत किसने की उस चीज की, ये शुरुआत नहीं करते तो आगे कैसे बढ़ता। ठीक
ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, शुरुआत इन्होंने करके दे दी, पहला कदम इन्होंने बढ़ा दिया और उस पहले कदम के सफर को आगे ले गए। और भी हमारे तमाम साइंटिस्ट जो आगे आगे आते रहेंगे, हम लोग देखेंगे बहुत सारे महान साइंटिस्ट अभी आएंगे। तो जे थॉमसन ने क्या किया, पहला एटॉमिक मॉडल दिया जिसका अगला नाम था वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें इन्होंने बताया कि एटम, ध्यान सुनिएगा, एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। कंपेयर किया उसको वाटरमेलन से, जैसे मैं बता चुका हूं, कंपेयर किया प्लम पुडिंग खीर से, जैसे मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो इनका ये मॉडल था, ठीक है। ठीक, समय गुजरने लगा, समय गुजरने लगा, समय गुजरता गया अपनी गति से धीरे 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 आगे बढ़ता गया, ठीक है, धीरे 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 फिर आगे बढ़ता गया, बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि और भी साइंटिस्ट मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जैसे बार बार कह रहे एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहे थे, वो पूरा दौर एक्सपेरिमेंट का था। अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने फील्ड में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हुए आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसी बीच एक और बहुत ही अमीर बोलेंगे हम, उस साइंटिस्ट को अमीर बोलेंगे, उसका नाम है रदरफोर्ड, साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। ये आया मार्केट में, मतलब थे, लेकिन ये सामने आया पब्लिक के, ठीक है, सामने आया पब्लिक के। इन्होंने कुछ ऐसा बोला एटम के बारे में जिसके बाद थॉमसन का मॉडल लगभग फेल होने लगा, ठीक है। फेल क्यों हुआ, मतलब इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जो इनके एटॉमिक मॉडल से मैच नहीं होता, मतलब इन्होंने भी कुछ एटॉमिक मॉडल दिया, अपना एटॉमिक मॉडल ले आए मार्केट में, अपना खुद का, अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग काम कर रहे थे, ये इन्होंने अपना ला दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया। इन्होंने अपना जब लाया तो एटम का, मतलब इनका एटॉमिक मॉडल और इनका एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का और रदरफोर्ड का मैच नहीं हुआ, मतलब एटम का स्ट्रक्चर तो एक ही होगा ना, एटम के स्ट्रक्चर थोड़ी ना बदलेंगे, या तो इनका फॉलो करेगा या इनका फॉलो करेगा, अलग अलग कैसे हो रहा है। तो इन्होंने चैलेंज किया थॉमसन को, बोला यार तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, सब लोग कहते हैं मेरा गलत है तुम्हारा सही है, ईगो आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई तुम्हारा गलत है, तुम्हारा एटॉमिक मॉडल गलत है। इन्होंने कहा क्यों गलत है, तो इन्होंने बोला क्या कि लिमिटेशन क्या बताया थॉमसन का, कि इन्होंने बोला था थॉमसन ने कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे स्फीयर में क्या है, स्प्रेड है, मतलब जो मास, जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा, जो इसका मास है वो स्प्रेड है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाला जो मास है क्योंकि हैवियर है, ये तो बहुत ज्यादा कम हल्का है ना, इससे इसका मास क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो जो मास है पूरा स्प्रेड है। ये चीज उन्होंने गलत बोला, इन्होंने बोला उनसे कि ये चीज तुमने गलत बोला कि पॉजिटिव चार्ज पूरी जगह स्प्रेड है, पूरी जगह स्प्रेड नहीं है। तो उसने बोला कैसे, उन्होंने सवाल उठाया, भाई किसी चीज को कोई गलत बोलेगा, मेरी चीज को कोई गलत बोलेगा, मैं तुम्हारी चीज को कुछ गलत बोलूंगा, तो तुम रीजन तो पूछोगे ना भाई क्यों गलत है, ऐसे कैसे तुम बोल दिए। तो वही लिमिटेशंस था उनका, क्या यही इनका लिमिटेशंस निकल के आया थॉमसन का, कि इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह स्प्रेड है, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होता है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने, रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इतना पहले रब कर लेते हैं, फिर इस चीज को समझते हैं, ठीक है। इस चीज को पहले रब कर लेते हैं। थॉमसन का मॉडल मतलब यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट फेल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह स्प्रेड है, जो मास है एटम का वो हर जगह स्प्रेड है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज। रदरफोर्ड ने बोला नहीं तुम गलत हो, और इन्होंने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसने इनके मॉडल को फ्लॉप कर दिया। लेकिन इन्होंने शुरुआत की एटॉमिक मॉडल की, इन्होंने मार्केट में ले आया, ये ले आया तभी तो ये सोचा आगे का, अगर ये लाए नहीं होते तो ये आगे सोचता ही नहीं, हो सकता है सोचा होता बहुत समय बाद, ठीक है। तो मेन क्रेडिट गोज टू जे थॉमसन, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल की शुरुआत की, भले ही गलत हो गया, लेकिन शुरुआत तो की, इन्होंने कुछ इंप्रूव करके उस चीज को आगे बताया। चलिए देखते हैं क्या, देखिए चलिए इस चीज को पहले आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कहानी, आगे बढ़ी अगले टॉपिक पे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने थॉमसन को चैलेंज कर दिया तुम्हारा मॉडल गलत है, एटॉमिक मॉडल गलत है, और इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था वो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। एटम के ऊपर इन्होंने क्या किया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग बोलते हैं। इनका नाम था, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था क्या, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने क्या बोला कि ये जो थॉमसन का मॉडल है वो ऑब्जर्वेशन ये नहीं होल्ड कर पाए, ये चीज वो ये नहीं देख पाए, ठीक है। थॉमसन का मॉडल जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा था, जो ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन कर रहा था, वो चीज इनके ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं हो रही थी, ठीक। इन्होंने किया क्या, पहले उसका सेटअप देखते हैं, ठीक है। इन्होंने पहले तो वो अल्फा पार्टिकल,
न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हीलियम मतलब इसका जो मास होता है वो 4 eMu के आसपास होता है एटॉमिक मास इसका अल्फा पार्टिकल का, और चार्ज कितना होता है +2 का होता है, ठीक है, +2 चार्ज होता है किस पे, अल्फा पार्टिकल इज अ हैवी पार्टिकल हैविंग मास 4 एटॉमिक मास यूनिट एंड +2 चार्ज, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी पहले ले लीजिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इस वजह से उसके बारे में पार्टिकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारी है 4 एटॉमिक मास यूनिट ज्यादा होता है थोड़ा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल भारी है और +2 का चार्ज रखता है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब देखिए सेटअप देखते हैं कि रदरफोर्ड ने कैसे सेटअप एक्सप्लेन किया, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा सोर्स लिया, समझ लीजिए एक सोर्स जहां से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ये क्या है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स इसमें से कंटीन्यूअसली एमिट हो रहे हैं, ठीक है, सीधे ठीक। इन्होंने यहाँ पे लगाया है गोल्ड फॉइल, ये क्या है, गोल्ड फॉइल क्या ये, इसको नीचे भी लिख दे रहा है। और यहाँ पे इन्होंने लगाया क्या, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, क्या लगाया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया, समझिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया। ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाया, ठीक है। और ये देखा इन्होंने, ठीक है, और ये मतलब इतना माइन्यूट नहीं किया इन्होंने, थोड़ा ऐसे किया, ठीक है, और ऐसे हुआ। अब देखिए ये थोड़ा सा नीचे बना ले बढ़िया कन्वीनियंस के लिए, देखिए ठीक। अब इन्होंने क्या किया, ये इनका सेटअप था, ठीक। इन्होंने अब देखा क्या, जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, कॉन्टिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, एमिट हो रहा है, ठीक, एमिट हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखा इन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अप्रॉक्स 99.99%, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हुए, एकदम ये गोल्ड फॉइल में से, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये क्या है, पहले जान लीजिए, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड का बहुत फेमस है, ये यूज करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ समझने के लिए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, इसमें से सीधे निकल गए। गोल्ड फॉइल किसका है, गोल्ड एटम का मिलकर बना हुआ है, ठीक है, गोल्ड फॉइल गोल्ड एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स है जो निकल के आ रहे हैं, ठीक है, होना क्या चाहिए, जैसे कि थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज इस एटम में, मान लीजिए पूरा ऐसा एटम मानिए, गोल्ड फॉइल के जो गोल्ड एटम है वो हर जगह स्प्रेड है, तो अगर थॉमसन के मॉडल माने, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल माने, तो ये पूरा गोल्ड फॉइल पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, क्योंकि उन्होंने बोला था इसमें जो एटम्स है वो कैसे है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं इनका भी नेचर कैसा है, +2 का चार्ज रख रहा है, 4 यूनिट का मास रख रहा है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए इनमें और अल्फा पार्टिकल्स में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, रिपल्शन होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि इसमें से पास हो जा रहा है क्या, अल्फा पार्टिकल्स इसमें से सीधे बहुत सारे 99.99% अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जगह तो खाली होगी तभी ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं इसके बीच में, अगर होता तो रिपल्शन हो जाता, इधर उधर भाग जाता, कहीं मतलब डिफ्लेक्ट कर देता उस चीज को। लेकिन मैक्सिमम, समझ रहे हैं बात, मैक्सिमम पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, मतलब जगह खाली है, ठीक। कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो गए, जैसे मान लीजिए आए और हल्का सा सीधे जाने के बजाय जो सीधे आ रहे थे जा रहे थे फ्लोरोसेंट पे, कुछ हल्का सा डेविएट हो गए, लड़ने के बाद मान लीजिए इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, स्मॉल एंगल्स पे डेविएट हो गए, ठीक। मतलब लड़ने के बाद एटम से टकराए होंगे, ठीक है, कभी पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही थी उससे टकराए और चले गए इधर, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है लेकिन पूरा स्प्रेड नहीं है, ये चीज इस बात से क्लियर हो रही थी, देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो रही थी, जैसा थॉमसन ने कहा कि पूरा स्प्रेड है, वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन बहुत स्मॉल एरिया में कंसंट्रेट है, तो टकराया उससे और डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक। तो कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ रेज अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ बहुत सारे मैक्सिमम निकल गए सीधे, और बहुत कम पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अप्रॉक्स 1 out of 20,000
1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल क्या हुए, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिए, मतलब इधर तो गए फिर टकरा के सीधे वापस आ गए उसी डायरेक्शन में, ठीक है। 180 का एंगल बदल गया उनका, 180 मतलब आए और गए सीधे उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस चले गए। कितना, 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर लिए, ठीक। और मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हुए, सीधे सीधे निकल गए, ठीक। इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल गए, ठीक। कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल पे डेविएट हो गए और एक आउट ऑफ 20,000 मतलब वेरी फ्यू पार्टिकल्स अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस चला गया, ठीक है, ठीक है। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, किसने, रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये सब ऑब्जर्वेशन देखा। तो इन्होंने बताया क्या, क्या प्रॉपर्टीज बताई उस एटम के अंदर की। देखिए अब ये तो एक्सपेरिमेंट बात हो गई, इस चीज को आप लोग देखिएगा, समझिएगा, मुझे समझ तो चुके होंगे आप लोग क्या इन्होंने बताया था, ठीक है। अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन जो प्रॉपर्टीज क्या क्या बताई अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, उसको देखते हैं। पहले इन्होंने बताया क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स सीधे सीधे निकल जा रहे थे इसमें से, उस गोल्ड पॉइंट में से, तो इन्होंने बताया कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी या हॉलो बोल दीजिए इस चीज को, हॉलो, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी या हॉलो, बात समझ में आई, ठीक है। इन्होंने रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला गया था, किसको, जे थॉमसन को अपने एटॉमिक मॉडल के लिए नोबेल प्राइज में मिला था, उसको इन्होंने फेल किया और इन्होंने अलग कंसेप्ट बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला नहीं हुआ है, ठीक है, और पूरा फैला नहीं हुआ है, वो कहीं पे कंसंट्रेट है, और उसके आधार पे मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने सबसे पहला पॉइंट तो ये बोला, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे निकल जा रहे थे मैक्सिमम, तो इन्होंने बोला कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो कैसा है, एम्प्टी है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, मतलब 99.99% एम्प्टी पार्ट है इसमें एटम के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, ठीक है, थ्रू सम स्मॉल एंगल्स, ठीक है, मतलब, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो डिफ्लेक्ट होने की वजह क्या थी, कि जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन बोल दे, या उस पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोल दे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या स्पीसीज बोले, सबसे अच्छा लगेगा स्पीसीज। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज था, वहां से कुछ एंगल लड़के उससे क्या हो रहे थे, कुछ पार्टिकल डेविएट हो जा रहे थे। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन, ठीक है, इस बात को समझिए। जो पॉजिटिव चार्ज था स्पीसीज, वो बहुत स्मॉल रीजन में कंसंट्रेट था, जिससे लड़ने के बाद, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है उसमें भी ऐसा, तो ऐसे कुछ आया अल्फा पार्टिकल, लड़ने के बाद ऐसे डेविएट हुआ, कुछ और आया, लड़ने के बाद ऐसे डेविएट हुआ, ठीक है, कुछ एंगल पे डेविएट हो गए, ठीक है, कुछ एंगल पे डेविएट हो गए। तो इन्होंने उस पॉजिटिव चार्ज को बहुत स्मॉल कंसंट्रेट एरिया में बताया कि वो है, ठीक है। उस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज का नाम उन्होंने बताया क्या, उस स्पीसीज का नाम इन्होंने बताया न्यूक्लियस। क्या बताया, न्यूक्लियस, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस आ गया, वो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, ठीक है। एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, ठीक है। और एटम कहाँ है, बाहर है, एटम के बाहर नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर है, इसके न्यूक्लियस के बाहर है, एटम के तो अंदर है, ठीक है। तो और बताया इन्होंने कि वो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है वो क्या है, वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन है। और इन्होंने क्या बताया कि 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 जो ऐसे पार्टिकल सीधे जा रहा है, वो अपने पाथ को रिट्रेसेस कर ले रहा है, मतलब इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, लड़ने के बाद इधर आ जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब एकदम सेंटर में टकराएगा इससे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो पहला मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, क्योंकि जो पार्टिकल थे वो सीधे सीधे गुजर जा रहे थे। दूसरा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन, क्योंकि डेविएट हो जा रहे थे कुछ एंगल पे। और वेरी फ्यू ऑफ देम 1 आउट ऑफ एवरी 20,000 रिट्रेसेस दिस पाथ, ठीक है। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने ऑब्जर्वेशन में बताया, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने इन्होंने ये बताया ये बात, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की अपने एटॉमिक मॉडल में। इन्होंने बताया कि जो स्मॉल कंसंट्रेट रीजन है पॉजिटिव चार्ज का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक है, उसका नाम है न्यूक्लियस, ठीक। और इन्होंने एक चीज और बताया, क्या, कि ये जो
पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बहुत हैवी है, ये बहुत हैवी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि पार्टिकल इससे आगे टकरा रहे हैं, ये तो अपनी जगह पे रुका हुआ है ना, ये हिल नहीं रहा है। समझ लीजिए पार्टिकल ऐसा साइकिल है और ये ऐसा ट्रक है। साइकिल आके अगर ट्रक से टकरा रही है तो क्या होगा? ट्रक को कुछ नुकसान होगा? नहीं, साइकिल का ही अंजर पंजर ढील होने वाला है। तो ये क्या कर रहा है? अपने पाथ को चेंज कर दे रहा है। ये बलवान है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, टच से मस नहीं हो रहा है, ये आके अपना डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, ये आके वापस लौट जा रहा है, लेकिन ये यहीं का यहीं है। ठीक, मतलब ये बहुत भारी है। इन्होंने क्या बताया? रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस है ये बहुत भारी है। ठीक, मतलब इसके अंदर कुछ और मास कंसंट्रेटेड है, कुछ और मास कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी कम हल्का नहीं है, 4 एटॉमिक मास यूनिट का मास रखता है अपने अंदर, तो ये भी भारी है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा भारी है। इस चीज को भारी कौन बना रहा है? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं इस चीज को? मतलब प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन का कांसेप्ट आ रहा है, मतलब इसमें कुछ और भी मास है जो कि छुपा हुआ है। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है, अभी बस प्रोटॉन चल रहा है, इस वजह से अभी बस हिंट मिल रहा है उस चीज का कि न्यूट्रॉन आने वाला है। ठीक, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर कुछ हैवी, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा हैवी इन वेट है, इसके अंदर कुछ और मास रिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि अभी आएगा, न्यूट्रॉन अभी आया नहीं है, मतलब कुछ और भी है इसके अंदर। ठीक है, जो इसको भारी बना रहा है, जो इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अपनी जगह पे खड़ा रखा है, और ये सब आके अपने रास्ते को बदल दे रहा है, और अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते को बदल दे रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया। ठीक, लेकिन इन्होंने एक चीज और बताया, और मतलब ये एक्सप्लेन किया। तो थॉमसन एक बात और कही थी, क्या वहां पे हम शायद नहीं बताए होंगे, अब सुन लीजिए, कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया था उन्होंने? थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये भी बताया था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। रदरफोर्ड ने भी ये बात कही, जो कि उसको मतलब चेंज नहीं किया, उस चीज उस पॉइंट को उन्होंने सही बोला। रदरफोर्ड ने बोला यस, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ये सब बातें बाद में फिर थॉमसन को भी समझ में आई, क्या कि थॉमसन को समझ में क्या आई, मतलब थॉमसन का लिमिटेशन इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने बोला नहीं, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड नहीं होता है, वो एक स्मॉल सर्किल में, स्मॉल स्फीयर में कंसंट्रेट होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, और एटम अलग से होता है, एटम मतलब एटम के अंदर होता है, लेकिन न्यूक्लियस से बाहर होता है, और वो अलग से होता है। प्रोटॉन का होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, आगे बढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड ने इतना बता दिया था क्या, कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, तो अब कुछ और भी बातें थी जो रदरफोर्ड ने कही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। क्या उन्होंने बोला कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो उन्होंने कर दी रदरफोर्ड की, और बोला कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द एटम। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। अगर समझाने के लिए बोले तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और जो एटम का साइज होता है, एटम का साइज वो न्यूक्लियस से होता है, समझने के लिए 5 किलोमीटर के रेडियस में। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर हम यहाँ पे एक बॉल ले ले, टेनिस बॉल ले ले, खेलने वाला, जो डे नाइट की, मारुति गोल्ड की, ड्यूक की जो बॉल आती है, वो हम एक ले ले हाथ में। ठीक है, समझ लीजिए मार्कर को एज अ स्फीयर समझिए। ठीक है, मार्कर को एज अ स्फीयर समझिए, या इसको समझिए, जो भी है। अगर हम इसको न्यूक्लियस माने तो यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा एक स्फीयर बना दीजिए। ठीक है, पूरा एक स्फीयर बना दीजिए। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एटम, मतलब वो साइज होगा एटम का। ये हुआ न्यूक्लियस, और यहाँ से 5 किलोमीटर के रेडियस में जो सर्किल, जो स्फीयर बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग एटम का साइज। मतलब देख लीजिए न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस अगर ये 5 किलोमीटर की रेंज में जो स्फीयर बनेगा, उसको बोलेंगे एटम हम लोग। ठीक है, तो ये तो बात हुई, ये बोला हम लोगों ने रदरफोर्ड ने, ठीक, कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, इन्होंने एक बात और बोली, क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये तो प्रोटॉन आ गया न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है, इन्होंने बोला कि रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने क्या बोला? जो इलेक्ट्रॉन है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड the nucleus in a circular orbit.
ठीक है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, सन के अराउंड अर्थ या जो भी अर्थ प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं ऐसे 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 ऐसे। जैसे सन है, सन है, सन है और सन की चारों तरफ ऐसे अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है, रिवॉल्व कर रहा है। वैसे ही इसमें कंप्लीट सोलर सिस्टम मॉडल बेस को कहते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं रदरफोर्ड के इस मॉडल को। ठीक है, इन्होंने बोला क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, इतनी पॉइंट इन्होंने बात की अपने मॉडल पे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट थे जिनको एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने एज पर द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इस वजह से इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे। कहाँ तक, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे हम लोग इस चीज को रोकेंगे। और इतनी चीजें इन्होंने बात की, थॉमसन के लिमिटेशंस को एक्सप्लेन किया और अपना मॉडल ले आया, लॉन्च किया पब्लिक के सामने उस जमाने में। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई आज की वीडियो में। ठीक, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कि अपना अगला वीडियो होगा पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। कुछ इसके लिमिटेशंस थे जिसके बाद और सारे मॉडल्स आए। ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।